ஜோசப் விஜய் எனும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலை நிறுத்துவேன் என்றும் तमिलनाडु 11 मई 2026 तमिलनाडु के इतिहास की एक ऐसी तारीख जिसने 60 साल पुरानी राजनीति की जड़ें हिला दी। एक अभिनेता ने सिर्फ मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ली बल्कि एक नए युग का ऐलान किया है। लेकिन इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण की सबसे ज्यादा चर्चा उस चेहरे की हो रही है जो मंच पर नहीं बल्कि पहली कतार में मौजूद था। हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन की। आज के इस तहलका एक्सप्लेनर में हम सिर्फ राजनीति की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस बदलाव की जो हमारे समाज में आ रहा है। विजय की पत्नी संगीता का गायब होना, त्रिशा का वहां मौजूद रहना और एक सुपरस्टार का राजनेता बनना, क्या यह हमारी नैतिकता के बदले का संकेत है? क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अब भारत में इतना नॉर्मल हो गया है? ये सब तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले देखेंगे द मैजिक नंबर, यानी समझेंगे कि कैसे डीएमके और एआईएडीएमके जैसे दिग्गजों को हराकर विजय की पार्टी टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। अब बात करते हैं उस जादुई आंकड़े की जिसने तमिलनाडु की 60 साल पुरानी सियासी बिसात को पलट कर रख दिया है। तमिलनाडु विधानसभा की 234 सीटों में से विजय की पार्टी टीवीके ने अपने पहले ही चुनाव में 108 सीटें जीतकर सबको सन्न कर दिया है। यह आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि दशकों से राज कर रही डीएमके और एआईएडीएमके की विदाई का पैगाम भी है। जरा इस गणित को समझिए। सत्ताधारी डीएमके मात्र 59 सीटों पर सिमट गई, जबकि एआईएडीएमके को सिर्फ 47 सीटों में संतोष करना पड़ा। यह पहली बार हुआ है जब 1967 के बाद किसी गैर द्रविड़ पार्टी ने सबसे बड़ी पार्टी बनकर इतिहास रच दिया है। विजय ने सीधे तौर पर द्रविड़ राजनीति के उस डियोपोली को खत्म कर दिया है जहां सत्ता सिर्फ दो परिवारों या दो पार्टियों के बीच ही घूमती रहती थी। विजय को जायंट किलर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उनकी लहर ने दिग्गज राजनेताओं के किले ढहा दिए। खुद निवर्तमान मुख्यमंत्री एमके स्टालिन अपनी पारंपरिक सीट कोलाधूर से चुनाव हार गए। चेन्नई का जो कभी डीएमके का वेद किला माना जाता था, वहां की 16 में से 14 सीटों पर टीवीके का विस्टल सिंबल गूंज रहा है। लेकिन 108 सीट जीतने के बावजूद विजय बहुमत के मैजिक नंबर 118 में से 10 सीटें पीछे थे। यहां शुरू हुआ असली सस्पेंस। 4 दिनों तक चले हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामे के बाद अंततः कांग्रेस 5 सीट, वीसीके 2 सीट, सीपीआई 2 और सीपीएम 2 ने विजय को समर्थन दिया। इसी समर्थन के दम पर कल यानी 10 मई 2026 को विजय ने 120 विधायकों के नेता के रूप में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यह जीत केवल फिल्मी स्टाइल की नहीं है, यह सोशल मीडिया के उस ड्रीम ऑफ चेंज की जीत है जिसे विजय ने इंस्टाग्राम और यूट्यूब के जरिए युवाओं के जहन में उतारा था। करीब 35% वोट शेयर के साथ उन्होंने साबित कर दिया कि तमिलनाडु अब एक नया विकल्प चाहता था। बात करेंगे युवा शक्ति की। विजय ने जैसे जाति और धर्म की पुरानी राजनीति को छोड़कर सिर्फ विकास और तमिल गौरव पर दांव खेला। तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से द्रविड़ पहचान, जातिगत समीकरण और हिंदी विरोध के इर्द गिर्द घूमती रही है। लेकिन विजय ने इस पुराने ढर्रे को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने पहचान की राजनीति की जगह तमिल गौरव यानी तमिल प्राइड और फ्यूचर की राजनीति को आगे रखा। विजय ने अपनी रैलियों में बार बार दोहराई, इतने सालों तक हमें जातियों में बांटा गया, हमें धर्म के नाम पर लड़ाया गया, लेकिन क्या इससे युवाओं की नौकरियां मिली? उन्होंने जातिगत जनगणना या आरक्षण के पुराने नारों के बजाय ग्लोबल तमिल इंडस्ट्री और टेक ड्राइवन जॉब्स की बात कही। यही वो मोड़ था जहां उन्होंने राज्य के करोड़ों फर्स्ट टाइम वोटर्स का दिल जीत लिया।
उनकी रणनीति का सबसे मास्टर स्ट्रोक था धर्मनिरपेक्ष छवि। उन्होंने न तो मंदिरों का विरोध किया और न ही किसी खास वर्ग को खुश करने की कोशिश की। उन्होंने खुद को एक ऐसे आधुनिक नेता के रूप में पेश किया जो कभी चर्च भी जाता है, मंदिर भी जाता है और मस्जिद भी जाता है, लेकिन राजनीति सिर्फ विकास की मेज पर करता है। उन्होंने पुरानी एथियसिज्म वाली राजनीति से हटकर एक ऐसी राजनीति शुरू की जहां विश्वास निजी मामला है और विकास सार्वजनिक। लेकिन क्या यह आदर्शवादी राजनीति ही उनकी जीत की एकमात्र वजह थी, या फिर इस चकाचौंध के पीछे उनके निजी जीवन के वो विवाद थे जिन्हें उनके समर्थकों ने जानबूझकर अनदेखा कर दिया? यहीं से हमारी कहानी एक बेहद संवेदनशील मोड़ लेती है। पहला फैसला शपथ के बाद उनकी पहली फाइल पर साइन, 200 यूनिट फ्री बिजली। यह उनकी लोकप्रियता का राज बना। शपथ लेने के ठीक 12 मिनट बाद जब मुख्यमंत्री की कुर्सी की गर्माहट उन्होंने महसूस की थी, तब विजय ने अपनी पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए। यह फैसला था तमिलनाडु के हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देना। इसे आप चुनावी रेवड़ी कह सकते हैं, पॉपुलिज्म कह सकते हैं, लेकिन विजय के लिए यह उनकी लोकप्रियता का ब्रह्मास्त्र है। तमिलनाडु की तपती गर्मी में जहां एक मध्यम वर्गीय परिवार का आधा बजट बिजली के बिल में चला जाता है, वहां विजय का एक साइन सीधे जनता की जेब और दिल तक पहुंच गया। विपक्षी दल डीएमके इसे आर्थिक आत्महत्या कह रहे हैं, लेकिन राज्य की 80% जनता के लिए विजय आज मसीहा बन चुके हैं। लेकिन क्या यह फैसला सिर्फ वोटों के लिए था? राजनीति के जानकारों का मानना है कि विजय अरविंद केजरीवाल के मॉडल को तमिलनाडु की जमीन पर उतारना चाहते हैं। लेकिन 200 यूनिट फ्री बिजली का मतलब है निचली तबके के लिए पूरी तरह मुफ्त ऊर्जा। यह उस सामाजिक न्याय का उनका अपना वर्जन है। उनकी अपनी बातें द्रविड़ राजनीति दशकों से करती आई थी। विजय ने बातों के बजाय सीधा एक्शन दिखाया। लोकप्रियता का असली राज यही है, रियल लाइफ की इमेज को रियल लाइफ की पॉलिसी से जोड़ दिया। जब लोग उन्हें बिजली की फाइल पर साइन करते देखें तो उन्हें कत्थी या सरकार फिल्म का वो हीरो याद आता है जो सिस्टम से लड़कर गरीबों को हक दिलाता था। उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहे थे, वो तैयारी कर रहे थे इस राजनीति में आने की। लेकिन जहां एक तरफ राज्य के घर घर में बिजली पहुंच रही है, वहीं विजय के अपने घर में अंधेरे छाए हुए हैं। जी हां, जिस वक्त वो जनता को राहत बांट रहे थे, ठीक उसी वक्त उनकी पहली कतार में बैठी त्रिशा कृष्णन के चेहरे की चमक बहुत कुछ बयां कर रही थी। क्या एक जननायक की सार्वजनिक जीत उसके निजी नैतिक संकट को ढक सकती है? अब बढ़ते हैं वीडियो में सबसे विवादास्पद हिस्से की ओर, सत्ता, समाज और वो तीसरा चेहरा। क्या विजय की ये जीत भारतीय समाज में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के प्रति हमारे नजरिए को हमेशा के लिए बदल देगी? चलिए समझते हैं गहराई से। राजनीति से हटकर अब उस सवाल पर आते हैं जो सोशल मीडिया पर आग लगा रहा है। विजय की पत्नी संगीता और उनके बच्चे इस खास मौके पर कहीं नहीं दिखे, लेकिन त्रिशा कृष्णन, जिनके साथ विजय के रिश्तों की अफवाहें महीनों से सुर्खियां बटोर रही हैं, वहां किसी फर्स्ट लेडी की तरह मौजूद दिखी। जब त्रिशा की आंखों में विजय को मुख्यमंत्री बनते देख आंसू आए तो इंटरनेट दो हिस्सों में बट गया। क्या यह सिर्फ एक दोस्ती है, या फिर विजय के सार्वजनिक रूप स्वीकार कर लिया है कि उनके जीवन में अब त्रिशा का स्थान क्या है? याद रहे, उनकी पत्नी ने फरवरी में ही बेवफाई के आरोपों के बाद तलाक की अर्जी। अब बढ़ते हैं द मोरल डिबेट की ओर। ये नॉर्मलाइजेशन है या समाज के लिए खतरा? शपथ ग्रहण समारोह की उन चमकती हुई लाइटों के पीछे एक ऐसा अंधेरा जिसे लिबरल मीडिया और सोशल मीडिया ने बड़ी चतुराई से ढक दिया। आज इंस्टाग्राम और ट्विटर पर विजय और त्रिशा की केमिस्ट्री को मॉडर्न लव और रिलेशनशिप गोल्स का नाम दिया जा रहा है। कांग्रेस और कई लिबरल गुट इसे एक प्रोग्रेसिव बदलाव के रूप में पेश कर रहे हैं, जैसे कि निजी और नैतिकता अब सार्वजनिक जीवन में मायने ही नहीं रखती। लेकिन सवाल यह है,
क्या यह वाकई आजादी है या हमारी नैतिकता का सामूहिक पतन? लिबरल खेमा दलील दे रहा है कि विजय एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनकी निजी जिंदगी से हमें क्या लेना देना। लेकिन यही लोग क्या तब भी इतने ही प्रोग्रेसिव रहते अगर विजय की जगह कोई महिला राजनेता होती और उनके शपथ समारोह में उनके बॉयफ्रेंड या उनके किसी मेल फ्रेंड की ऐसी रवैया होती? क्या हम उस महिला की निजी पसंद को लिबरेशन का नाम देते या उसे चरित्रहीनता के कटघरे में खड़ा कर देते? इस पूरे शोर शराबे में एक खामोश सिसकी है जिसे कोई नहीं सुन रहा, वो है संगीता विजय। वो महिला जिसने विजय के संघर्ष के दिनों में उनका साथ दिया, जिसने उनके घर को संभाला। आज जब विजय सफलता के शिखर पर हैं, तो उनकी पत्नी घर के किसी कोने में बैठकर अपने बच्चों के भविष्य और टूटते हुए परिवार को देख रही हैं। सोशल मीडिया पर विजय की नई शुरुआत का जश्न मनाने वाले लोग उन 2 बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोच रहे, जिनके पिता आज पूरे राज्य के थलापति तो बन गए, लेकिन उनके अपने घर की वो दीवारें ढह रही हैं। क्या हम एक ऐसा समाज बना रहे हैं जहां सफलता अपनी हर गलती को धो देती है? क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अब इसलिए कूल हो गया है क्योंकि इसे एक सुपरस्टार कर रहा है? और जब हम इसे बढ़ावा देते हैं तो हम आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश दे रहे हैं कि वफादारी की कोई कीमत नहीं है, कि परिवार को त्याग देना ही प्रोग्रेसिव होना है? ये सिखा रहे हम आगे आने वाली जनरेशन को। राजनीति में इमेज ही सब कुछ होती है, लेकिन जब इमेज बनाने के नैतिकता की बलि दी जाती है तो वह समाज के लिए एक खतरनाक मिसाल बन जाती है। विजय ने 200 यूनिट बिजली देकर घरों में रोशनी तो कर दी, लेकिन एक पत्नी की उदासी और बच्चों में सुनेपन को उन्होंने जिस तरह नॉर्मलाइज किया है, उसकी कीमत आने वाला समय तय करेगा। अब वक्त आ गया है उस अंतिम फैसले का। क्या हम विजय को एक राजनेता के तौर पर देखेंगे या एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जिसने परिवार की परिभाषा ही बदल दी? चलिए चलते हैं वीडियो के अंतिम पड़ाव की ओर। शपथ की गूंज शांत हो चुकी है, फूलों की बारिश थम गई है, लेकिन विजय के लिए असली परीक्षा अब शुरू होती है। आज उनके सामने 2 ऐसी चुनौतियां हैं जो एक दूसरे के विपरीत खड़ी हैं। पहली चुनौती है तमिलनाडु की वो बेहिसाब उम्मीदें जिनके लिए उन्होंने 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया। क्या वो राज्य की डूबती अर्थव्यवस्था को संभालते हुए देखे जा सकते हैं? इन वादों को पूरा कर पाएंगे? क्या रियल लाइफ का मसीहा रियल लाइफ के प्रशासनिक दलदल में खुद को साबित कर पाएगा? ये उनकी पहली चुनौती। लेकिन इससे भी बड़ी और व्यक्तिगत दूसरी चुनौती है जो कि 15 जून को तय होगी। चेन्नई की फैमिली कोर्ट में उनके तलाक की सुनवाई। एक तरफ मुख्यमंत्री की कुर्सी होगी तो दूसरी तरफ एक टूटते हुए रिश्ते की गवाहियां। क्या वो एक सफल मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ अपनी छवि को उस व्यक्तिगत कलंक से बचा पाएंगे जो अब सार्वजनिक हो चुका है? क्या थलापति का टैग उनके निजी नैतिक संकट को ढकने के लिए काफी होगा? आज की जनता काम मांगती है, इसमें कोई शक नहीं। विकास, सड़कें और बिजली सबको चाहिए, लेकिन यहाँ एक बड़ा नैतिक सवाल भी खड़ा होता है। क्या एक समाज के तौर पर हम काम के बदले नैतिकता की बलि चढ़ाने को तैयार हैं? अगर हमारा नेता अपने ही परिवार के प्रति अपनी जवाबदेही भूल जाता है तो क्या हम यकीन कर सकते हैं कि वो राज्य की प्रगति पर अपनी जवाबदेही निभाएगा? लिबरल और सोशल मीडिया का एक बड़ा धड़ा इसे निजी स्वतंत्रता का नाम दे रहा है, लेकिन क्या एक मुख्यमंत्री का जीवन कभी निजी हो सकता? जब करोड़ों युवा आपको देख रहे हो तब आपके फैसले, चाहे वो घर के हो या सरकार के, एक मिसाल बनते हैं। बहस लंबी है और शायद इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन आज हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आप एक ऐसे नेता को स्वीकार करते हैं जो आर्थिक रूप से तो राज्य को रोशन कर दे, लेकिन नैतिक रूप से एक विवादित उदाहरण पेश करे? क्या राजनेताओं की निजी जिंदगी और उनके काम के बीच एक मोटी दीवार खींच देना सही है, या फिर चरित्र ही नेतृत्व की पहली शर्त होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि आपकी राय ही कल के भारत की नैतिकता तय करेगी।